स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का पहला सेट हमने ये पहला सेट मतलब ये सेट 1 822 AB है ना, इसका हमने चौथे का 3 कर लिया था ग तक, है ना। अब चौथे का घ से सॉल्व करेंगे हम। तो चौथे का प्रश्न का ये घ वाला, इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि 5.8 सेमी लंबाई की एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4:4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। ठीक, तो क्या करेंगे इसके लिए हम 5.8 सेमी लंबाई की रेखाखंड खींच लेंगे सबसे पहले। तो रचना के पद में हम ऐसे लिखेंगे, सर्वप्रथम 5.8 सेमी लंबाई की एक रेखाखंड खींचा, इसको मान लेते हैं AB 5.8 सेमी। ठीक, फिर क्या करेंगे, देखिए इसको 4:3 के अनुपात में बांटना है। देखिए रचना वाले में हमने हर टाइप की रचना बता दिया है, उसको देख लीजिएगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। इसको देखिए, पहले AB 5.8 सेमी लंबाई की रेखा खींच दिया। अब इसे 4:3 के अनुपात बांटना है, तो फिर क्या करेंगे, A से एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचते हैं। यहाँ कैपिटल X लिखिए, एक किरण AX खींचते हैं। अब इसको 4 3 7 जोड़ लीजिए। जब रेखाखंड को बांटना हो तो जोड़ लीजिए। 4 3 7 भाग में बराबर भागों में इसको बांटते हैं। तो यहाँ नोक रखिए, दूरी कुछ ले लीजिए गोला प्रकार में। यहाँ रखिए 1, फिर यहाँ रख करके 2, यहाँ रख करके 3 4 5 6 7 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसको क्रमशः मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, 7 भाग हो गया। अब क्या करेंगे, लास्ट वाला B से मिला देंगे। A7 को B से मिलाएंगे, ये 7 को B से मिला दो। ठीक, फिर क्या करेंगे, देखिए आगे 4 होना चाहिए, पीछे 3, पूरा हो गया 7, तो 4 होना चाहिए। तो 4 से क्या करेंगे, A7 B के समांतर रेखा खींचेंगे। A7 B के समांतर मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, A7 B के समांतर रेखा क्या खींचेंगे, 4 से खींचेंगे, यानी A4। अब यहाँ जो आएगा P खींचेंगे, है ना। तो क्या करिए, इसके लिए इसके समांतर यहाँ से खींचना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से रखिए नोक, आर्क लगा दिए, चाहे जितनी दूरी से। ये आर्क लगाया, फिर A4 पर रखिए, फिर उसी दूरी से आर्क लगा दीजिए ये। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहाँ से नोक रख करके इसको नाप लीजिए। देखिए हमारे साथ बनाते जाएंगे तो और आसानी समझ में आएगा। वीडियो बैक कर लीजिए, क्रम से बनाते जाइए, साथ में बनता जाएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। यहाँ नोक रखिए, देखिए जितनी दूरी से ये आर्क लगाया उतनी दूरी से इसको भी लगाएंगे 4 से, है ना। फिर यहाँ नोक रख करके इसको नाप लीजिए ऐसे, ये हो गया। ठीक, अब उसी दूरी से इसको काट दीजिए यहाँ। ठीक है, ये थोड़ा और दूर कटेगा, है ना। तो इस प्रकार से काट लीजिए। फिर यहाँ से इसको मिला दीजिए, इस दो को मिला दीजिए, यहाँ से इसको जहाँ कटा हुआ है इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये समांतर रेखा हो जाएगी। थोड़ा सा इधर हो गया, तो आप लोग जब बनाएंगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ से P को P मान लेते हैं यहाँ। तो अब ये P बिंदु जो है AB को 4:3 के अनुपात में मानता है। यहाँ नीचे लिख देंगे कि बिंदु P AB को 4:3 के अनुपात में बांटता है। ठीक, चलिए हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं क्या कह रहा है। नंबर 5 का तो इसके लिए लिखेंगे, माना एक संख्या x है, माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी बनेगी, दोनों का योग देखिए 27 है ना। प्रश्न में कहा है दोनों की योग 27 है। तो देखिए समझिए ध्यान से, जैसे हमें मान लिया कोई संख्या छोटी सी 7, एक या 27 ही ले लीजिए, चलिए। तो दो संख्याओं का योग 27 है। एक यदि हम 7 मान लेते हैं तो दूसरी कितनी होगी, 20, है ना। 20 कैसे मिला, 27 - 7, यानी दूसरी संख्या 20 हो गई। समझ गए। एक संख्या यदि हम 10 मान लेते हैं तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 27 - 10, यानी कितना आएगा, 17। 17 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 27। समझ गए। तो एक संख्या यदि x मान लेते हैं तो दूसरी कितनी होगी,
27 माइनस यक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27। बस इसी प्रकार से दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस यक्स। ठीक, अब कह रहा है इनका गुणनफल, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या मिल जाएगा हमको, संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, ये लिखिए 27 माइनस यक्स, गुणनफल दिया हुआ है 182। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। यक्स का गुणा 27 में करेंगे तो कितना आएगा 27 यक्स माइनस यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक, अब इसको उठाकर इधर कर लीजिए, जब पक्षांतर कर लीजिए तो चिन्ह बदल जाएगा, यक्स स्क्वायर इधर करेंगे क्या बन जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में इसको इधर कीजिए माइनस 27 यक्स, अब ये बन गया प्लस 182 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे इसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने का मतलब इसका गुणा 1 में करेंगे, मतलब इधर 1 है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो गुणा करेंगे तो आएगा 182। अब सोचिए ऐसी संख्या गुणा करने पर, जिनको गुणा करने पर 182 आए और जिनको जोड़ने या घटाने पर 27 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यदि मन में नहीं सोच पा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर लो आसानी से। 2 से काटो, 2 9 18, 2 9 18, 2 1 के 2, है ना। अब ये कटेगा किससे 7 से, 7 से काट लो, 7 1 के 7, 7 2 9, यानी 7 3 21 13। अब इसमें सोचिए किसको एक साथ लेंगे 27 आ जाए। देखिए 7 दूनी 14 और 13, तो 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा ना। 14 और 13 को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारी संख्या 14 और 13। 14 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 27 और गुणा करेंगे तो 182। अब इसी में तोड़ दो इसको, तो यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स माइनस 13 यक्स, देखिए दोनों माइनस रहेगा तभी जुड़ेगा, है ना, माइनस जुड़ करके माइनस में ही होगा। अब प्लस 182 बराबर 0। अब कर लो इसका गुणनखंड, तो यक्स यहाँ से कामन ले लेंगे तो क्या मिलेगा यक्स माइनस 14 और माइनस 13 कामन लो तो यक्स माइनस, अब देखिए 182 में 13 भाग देंगे 14 बार जाएगा बराबर 0। अब ये मिल गया यक्स माइनस 14 और इधर यक्स माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिला क्या, एक बार लिखेंगे यक्स माइनस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर मिल गया 14। एक संख्या 14 मिल गई, है ना, और दूसरी संख्या भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये भी लिख लो, यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस 13 इधर आए कितना बनेगा प्लस 13। तो एक संख्या देखिए, पहली संख्या 14 हो गई और 13 भी दिया हुआ है, तो एक संख्या यहाँ लिखिए, एक संख्या कितना लिखें 14 या 13 दोनों में से कोई भी लिख लीजिए। एक संख्या 14 हो गई तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस 14 यानी 27 माइनस 14 यानी 13। ये दोनों संख्याएं हो गई। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, पांचवें का खा वाला प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा खंड। तो इसको लगाइए, क्या कह रहा है कि उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी अंतःखंड काटती हैं मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए 1/p² प्लस 1/a बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b²। ये सिद्ध करना है हमको। तो देखिए अक्षों से ए और बी अंतःखंड काटती है ना, तो अक्षों से यहाँ लिखेंगे अक्षों से ए व बी अंतःखंड, ये तो शायद सिलेबस में नहीं है, चलिए देख लेते हैं। अक्षों से ए व बी अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, यक्स अपान ए। देखिए यक्स अक्ष से ए अंतःखंड कटता है और वाई अक्ष से बी बराबर 1। ये समीकरण हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा ए बी, इधर गुणा कीजिए बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1।
अब तिरछा गुणा कीजिए, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, है ना। इसको लिखेंगे बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बराबर 0। ठीक, ये देखिए समीकरण मिल गया, इसको मान लेंगे 1। अब क्या कीजिए कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p दिया हुआ है, तो इसमें मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई अब हम ज्ञात करेंगे। यहां लिखिए मूल बिंदु से, क्या, मूल बिंदु से, मूल बिंदु यानी कितना होता है 0 0 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई। डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, ध्यान दीजिए, यक्स वाई की जगह ये देखिए जिस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई लिखनी है उसको लिखेंगे, और बटे में यक्स के गुणांक का वर्ग अंडर रूट में यक्स के गुणांक का वर्ग और वाई के गुणांक का वर्ग। कैसे करेंगे देखिए, यक्स की जगह 0 रखेंगे तो बी एक्स 0 हो गया ना, 0 माइनस ए गुणे 0 और माइनस ए बी अपान अंडर रूट। यक्स का गुणांक कितना है b और y का गुणांक कितना है a। चलिए हम कब a पहले लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया लंब की लंबाई। और लंब की लंबाई दिया हुआ है p, है ना, क्या दिया हुआ है p, तो p बराबर यहाँ कितना मिलेगा माइनस ए बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। अब इसी को सॉल्व करके जो ले आना है उसको ले आने का प्रयास कीजिए। कैसे करेंगे, दोनों देखिए स्क्वायर लाना है ना पी स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या करेंगे वर्क करने पर यहाँ लिखेंगे क्या, चलिए यहाँ लगा देते हैं, इतनी जगह में हो जाएगा शायद। क्या लिखेंगे, दो नीचे से आप लोग लिखिएगा, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, माइनस का वर्ग हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगी, और नीचे अंडर रूट का वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको लिखिए क्या, या इसको लिखेंगे क्या 1 अपान पी स्क्वायर, उल्टा कर दीजिए तो इधर से क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर हो गया और ये नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अलग अलग बटे कर दीजिए। 1 अपान पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कट गया, यहाँ ए स्क्वायर कट गया, है ना, तो क्या मिल गया 1 अपान पी स्क्वायर, ये प्लस में है तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 1 अपान ए स्क्वायर पहले लिख लो प्लस 1 अपान बी स्क्वायर, ये हो गया सॉल्व। इतना सिद्ध करना था। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देख, लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई क्या मानेंगे h है ना। अब देखिए परिधि दिया हुआ है, आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, है ना, परिधि दिया हुआ है कितना 24 पाई। ठीक, और परिधि का सूत्र बताओ कितना होता है 2 पाई r। अब ये बराबर हो गया 24 पाई। ठीक है, पाई से पाई काट दो तो मिला क्या 2r इक्वल टू 24। अब देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बटे कर लीजिए, इधर 24 बटे 2, है ना, r यहीं है, 2 इधर कर लीजिए, तो 2 से काटिए, इसको कितना मिलेगा 12, r बराबर 12 सेमी आ गया त्रिज्या। अब ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ लिख लीजिए ऊंचाई त्रिज्या r, ऊंचाई h बराबर यहीं 24 का कितना दिया हुआ है, ऊंचाई 5 सेमी है, ऊंचाई 5 सेमी। ठीक,
अब देखिए त्रिज्या ऊंचाई मिल गई, अब निकाल लेंगे जो भी निकालना। क्या निकालना है? शंकु का आयतन, है ना। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब इसी में मान रख दीजिए सब क्रम से। 1/3 पाई का मान 22/7। r कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, यानी 12 गुणे एच का मान 5। अब ये काट दीजिए, 3 चौक 12, 4 बचा। अब गुणा कीजिए क्रम से, कितना होगा? 22 चौक 88 ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे 12 पचे 60/7। अब ये गुणा कीजिए 0 ना, 8 6 48 ना, 8 6 48, 4 बचा, फिर 8 6 48, 48 4 52/7। अब ये 7 से भाग दीजिए इसमें, 7 7 49, 7 7 49, 3 बचा, 38 हो गया, और 7 पचे 35, 35 3 38, 30 हो गया, ठीक है ना। 7 पचे 35, 3 38, 30 हो गया। तो फिर 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 6 बचा 60, 7 6 7 7 8 56, ये आ गया इतना घन सेमी। ठीक, ये हो गया शंकु का आयतन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद ये क्या है कि निम्नलिखित बंटन ये दिया हुआ है, एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा। ये दैनिक जेब खर्चा भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता ₹18 है। माध्य जेब भत्ता यानी समांतर माध्य, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माध्य जेब भत्ता दिया हुआ है कितना? ₹18, है ना। अब लुप्त बारंबारता एफ निकालनी है, ये एफ निकालना है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालेंगे हम, चूंकि समांतर माध्य दिया हुआ है। समांतर माध्य की हमने 3 विधियां पढ़ चुकी हैं, है ना। तो चलिए लगाते हैं बंटन विधि से, है ना। छोटे से थोड़ा सा छोटा पड़ेगा वो, है ना। तो बंटन विधि से लगाने के लिए इसके क्या करते हैं, मध्यमान निकालते हैं। तो चलिए मध्यमान पहले निकाल लेते हैं। मध्यमान किससे परहेज करेंगे? यक्स से। यहाँ से यक्स मिल जाएगा, तो जोड़ करके आधा करते हैं ना। तो 13 11 24, 24 का आधा आ गया 12, और ये जोड़िए 28 ना, 15 13 28 का आधा 14 हो गया। इसी प्रकार देखिए 2 2 अंतराल है ना, तो 2 जोड़ते जाइए, मध्यमान मिलता जाएगा। यहाँ 16 18 20 22 24। ठीक, तो ये आ गया मध्यमान। अब मध्यमान के बाद क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, है ना। चूंकि समांतर माध्य बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं पहले से, समांतर माध्य, ये हो गया समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य एक्स बार से परहेज करते हैं, ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो इसके लिए हमको सिग्मा एफ एक्स निकालना है, तो उसके लिए पहले एफ एक्स निकालेंगे, यानी एफ गुणे एक्स। तो गुणा कीजिए, कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 1 7 1 8 ना, और ये 6 चौक 24, 6 1 6 2 8, ये 9 6 54, और 9 5 14 ना, और इसका गुणा कीजिए, 18 तिहाई 54 4 5 बचा, 18 1 18 5, 18 5 23, है ना, 18 2 20 3 23। अब 20 का गुणा एफ में कितना आएगा? 20 एफ। ठीक, और 22 का गुणा 5 में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11। ठीक है, और ये 4 से गुणा कीजिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, अच्छा ये मिल गया। देखिए एफ एक्स। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो क्या मिलेगा? सिग्मा एफ एक्स। यहाँ से निकालिए सिग्मा एफ एक्स। ठीक, ये 20 एफ छोड़ करके बाकी सबको जोड़ना है। 4 4 8 4 12 4 16, 16 4 20 2, 22 2 हासिल 2 बचा। ये 8 8 16, 16 4 20 3 23, 23 1 24, 24 और
24 6 30 3 33, 33 और 2 कितना हो जाएगा 35, 5 हासिल 3। अब ये जोड़िए 2 1 3 3 1 4, 4 और हासिल 3 कितना हो गया 7। ये मिल गया सिग्मा एफ एक्स। अच्छा, इसमें 20 एफ और है तो ये मिला है 752। कितना मिला है 752 प्लस 20 एफ। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ हम मान रख देंगे। समांतर माध्य कितना दिया हुआ है 18, तो ये लिखिए यहाँ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एक्स अपान सिग्मा एफ। अब हमको मिल गया सिग्मा एफ एक्स यहाँ जोड़ने के बाद। अब सिग्मा एफ भी निकालना है, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए कितना होगा 7 6 13 13 13 7 20 2 22 22 22 3 25 और 35 हो गया। 35 5 40 4 44, ये हो गया 44 और प्लस एफ। ठीक, अब यही मान रख दीजिए सब। एक्स बार कितना दिया हुआ है 18 और सिग्मा एफ एक्स अभी निकाला हमने 752 धन 20 एफ बटे सिग्मा एफ कितना है 44 धन एफ। ठीक है, अब 44 गुणे 18 करेंगे कितना आएगा, ये 14 चौका 56, कितना 792 आया। और फिर ये हो गया 18 गुणा जो है 7 में कीजिए कितना आएगा 18 एफ, 18 गुणा एफ में 18 एफ, और ये कितना हो गया 752 धन 20 एफ। ठीक है, अब क्या करेंगे 18 एफ 20 एफ को इधर लाइए, माइनस 20 एफ हो गया, इधर मिला कितना 752 माइनस इसको इधर लाइए 792। अब ये 20 में से 18 घटाओ कितना आएगा 2 एफ। ठीक है, 20 में से 18 घटाइए 2 एफ। अब 20 बड़ा है तो माइनस लगा दो। अब इसको घटाइए, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 5 गए 4। अब बड़ा है ये वाला तो माइनस लगेगा, दोनों तरफ माइनस है, माइनस हटा दीजिए। तो एफ बराबर कितना मिलेगा 40 बटे 2, 2 से काट दीजिए, एफ बराबर आ गया 20। ये हो गया एफ का मान 20। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद ये छठवां का लगाइए। क्या कह रहा है इसमें, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं हैं, देखिए धनात्मक सम संख्याएं हैं। तो मान लीजिए माना एक संख्या देखिए यक्स में 2 से गुणा कर लीजिए, 2x बन जाएगा, है ना। तो एक संख्या क्या हो गई 2x। 2 से क्यों गुणा किया, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि 2 से गुणा करेंगे तो वो 2 से कटेगी भी, है ना। कटेगी अगर 2 से तो इसका मतलब वो सम संख्या है। ठीक, तो एक संख्या 2x हो गई। अब दूसरी क्रमागत सम संख्या कैसे मिलती, देखिए 2 के बाद क्या है सम संख्या 4, 4 के बाद 6, फिर 8। तो कितना जुड़ करके मिल रही सम संख्या 2 जुड़ करके मिल रही। इसका मतलब अगली क्रमागत संख्या जो है क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या क्या आएगी 2x प्लस 2 कर लो या माइनस 2 कर लो, है ना। दूसरी संख्या मिल गई। अब कह रहा है कि वर्गों का योगफल, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, यानी इन दोनों का वर्ग करके हम जोड़ लेंगे। तो 2x का वर्ग करो प्लस 2x प्लस 2 का वर्ग करो बराबर कितना होना चाहिए 244। बस अब यही सॉल्व करो। 2 का वर्ग कितना 4x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ। a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं ना, 2 गुणे a गुणे b, है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 x 2ab हो गया बराबर 244। ये समझ में आया ना 8x कैसे हुआ। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8x स्क्वायर प्लस 8x, है ना। इसको इधर करिए तो प्लस 4 माइनस 244 बराबर 0। ठीक, ये मिला 8x स्क्वायर
प्लस 8x, अब 244 में से 4 घटा लो, माइनस 240 बराबर 0, है ना। 8 से देखिए सब कट रहे हैं ना, तो 8 से भाग दे दो, यहाँ से लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखिएगा या इतना या। अब या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 से भाग दीजिए सब में, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 8 त्रिक 24, 30 हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए 30 है, 30 का ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर -30 आए, जोड़ने या घटाने पर +1 आ जाए, तो कितना बनेगा, 6 पचे 30, और 6 और 5 में से घटा देंगे, 6 में से 5 तो 1 आ जाएगा, है ना। देखिए कितना आना चाहिए, -30 गुणा करने पर आना चाहिए, तो ये 6 - 5 कर लो, तो यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ से अब कामन लो, क्या कामन लेंगे, यक्स, तो यक्स प्लस 6 और -5 कामन लो तो क्या मिलेगा, यक्स प्लस 6, देखिए माइनस कामन हो गया, प्लस बन गया, 5 6 30 बराबर 0। यक्स प्लस 6 दोनों में है, कामन ले लो, यक्स प्लस 6 कामन, यहाँ से मिला यक्स माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से लिख देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा यक्स प्लस 6 बराबर 0, तो यक्स बराबर -6। अब देखिए धनात्मक सम संख्या का है तो ऋण वाला छोड़ देंगे हम। दूसरा क्या दिया है, यक्स माइनस 5 बराबर 0, ये आया है ना, यहाँ से लगाइए, तो यहाँ से यक्स बराबर क्या मिलेगा, 5 इधर लाओ, 5 हो गया, सही है। अब यक्स का मान क्या मिला, 5। तो अब एक संख्या, देखिए दोनों संख्याएं निकालनी हमको, तो एक संख्या कितनी आ गई, एक संख्या कितनी मिल गई, 2x है, तो 2 गुणे 5 यानी 10, ठीक। अब दूसरी संख्या निकाल लीजिए, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 2 यानी 2 गुणे x का मान कितना है, 5 धन 2, तो 5 दूना 10 धन 2 यानी 12, या वैसे भी हमने यहाँ 10 निकाला है तो अगली क्रमागत सम संख्या 10 2 12 होगी, ठीक। चलिए ये हो गई संख्या। अगला सवाल इसके बाद देखते हैं, खा वाला, ठीक। इसमें क्या कह रहा है कि दी गई आकृति ये दी हुई है, इसमें त्रिज्यखंड OACB है ना, ये त्रिज्यखंड बना है, इसकी त्रिज्या कितनी, 3.5, इसका मतलब OB 3.5 है तो OA भी 3.5 होगा, है ना, ये 3.5 है तो ये पूरा 3.5 होगा। अब कह रहा है कि वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है, ये क्या है, चतुर्थांश है, यदि OD बराबर 2 सेमी, देखिए OD, O से D तक ये दिया है 2 सेमी, ठीक। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये कैसे मिलेगा, देखिए पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पूरी आकृति का, है ना, उसमें से ये त्रिभुज वाला घटा दीजिए, आ जाएगा। तो हमको निकालना होगा, देखिए त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 3.5 सेमी, है ना, और कोण दिया है थीटा बराबर 90 अंश, चूंकि चतुर्थांश है तो ये 90 अंश होगा। अब क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना लिखेंगे, 90 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7। देखिए जब तक कुछ कहा ना जाए कितना मान रखिए, 22 बटे 7 ही रखिए, है ना, तो पाई 22 बटे 7 हो गया। r कितना है, 3.5, कितनी बार, 2 बार, स्क्वायर है 2 बार, लिखिए 7 से काट दी, 7 बचे 35.5 हो गया। ये 0 से 0 काट दो, 9 चौक 36, अब देखिए 2 से कटेगा, ये काट दो, 2 दूना 4, ये आ गया 11, बस अब तो कटेगा नहीं। तो क्या करें, यहाँ से देखिए 2 से काट दो, क्या दिक्कत है, इसको काट दो 2 से, 0.25 ना, 2 दूना 4, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 0.5 जब 2 से भाग देंगे यही आएगा। अब क्या बचा, यहाँ बच गया 11 गुणे क्या बचा है, 0.25 और 3.5, ठीक। अब कर लो गुणा, 11 गुणे इसका गुणा कीजिए, 25 25 कितना होता है,
25 25 125 का 5 हासिल 12 हो गया। 25 तियाँ 75 जोड़ लो, 5 2 7 और ये 7 1 8। ठीक, यही आएगा ना। अब क्या करेंगे कि एक अंक पे यहाँ है और 2 अंक यहाँ है, तो 3 अंक पर यहाँ लगा देंगे दशमलव। ठीक, अब क्या करेंगे 11 से गुणा कर लो इसमें। 11 पचे 55, 11 सते 77, 77 में 5 जोड़िए कितना आएगा, 7 5 12 8। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 82 का 2 लिखिए, है ना, बचा 8। 11 अठे 88, 88 में कितना जोड़ना है 8, 8 8 16 हो गया और 8 1 9, ये 3 अंक दशमलव लगा दिए। इतना आ गया क्या क्षेत्रफल, है ना, तो मीटर स्क्वायर लिखिए। इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है। अब क्या करेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से लिखिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये, DOB का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ से होगा 1/2, आधार कितना 3.5, ऊंचाई कितना है 2। अब 2 से 2 कट गया, ये मिला कितना 3.5, क्या क्षेत्रफल है ना, तो ये भी आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक, अब देखिए ध्यान समझिए, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला, कितना आया 9.625 आया, है ना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिला 3.5। अब निकालना हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए ध्यान से, छायांकित भाग कैसे मिलेगा, इस पूरे त्रिज्यखंड में से, मतलब पूरी आकृति में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। तो यहां लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिज्यखंड कितना है 9.625 माइनस 3.5। अब घटा लो इसको, ये आ गया, देखिए 2 5 तो ऐसे लिखेंगे। अब 6 में से 5 गए 1.9 में से 3 गए 6, तो 6.125 वर्ग मीटर। ये आ गया क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 8 सेमी 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, है ना। एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 के अनुपात में हो, है ना। तो ऐसी त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं 5 6 और 7 सेमी की हों, है ना। तो क्या कीजिए, कोई भी सबसे बड़ी भुजा नीचे खींचिए, अच्छा रहेगा। तो 7 सेमी की लंबी रेखा पहले AB ऐसे कर लीजिए, AB 7 सेमी रेखा खींचा, और शेष दोनों भुजाएं कितनी होनी चाहिए 5 और 6। तो A से 5 सेमी दूरी से आर्क लगा दीजिए, गोला प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी लीजिए। A पर नोक रखिए, आर्क लगाइए। फिर B से 6 सेमी दूसरा है, तो B से रख करके 6 सेमी का आर्क लगा दो इस प्रकार से। तो ये जहाँ मिलेगा उस बिंदु को C मान लीजिए। अब A को C से मिला दीजिए और B को C से मिला दीजिए, C को A और B से मिला दिया। ठीक, अब देखिए मिलाने पर ये मिल गया 5 और ये मिल गया 6। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 7:5 के अनुपात में बांटना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से नीचे जो रेखा है आधार रेखा, इसके न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचेंगे AX। ठीक, एक किरण AX खींचा। इसको देखिए भिन्न में जब हो त्रिभुज में तो क्या करते हैं, बड़ा जो हो उतने अनुपात में बांटते हैं। तो 7 भाग बराबर भागों में इसको बांटेंगे। A पर नोक रखिए, 7 बराबर भाग कर लीजिए। 1 यहाँ रखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे ऐसे कर लीजिए। 7 भाग हो गया। इसको क्रमशः मानेंगे A1 A2 A3 A4 A5
A6 A7। ठीक, अब क्या करेंगे कि नीचे वाला जो होगा उसी को मिलाएंगे, बाद में ऊपर वाला बाद में खींचते हैं, है ना, यही बताया था ना। तो नीचे वाला ये मिला दीजिए B से, ये 5 मिलाएंगे, 5 में से ये मिला दीजिए, A5B को मिलाया। फिर क्या करेंगे, A7 से A5B के समांतर रेखा क्या खींचेंगे, A7 से खींचेंगे। तो इसके समांतर यहाँ खींचनी है, तो क्या करेंगे, जितना ये कोण उतना इधर कोण बनाना होगा। उसके लिए यहाँ नोक रख करके एक आर्क लगाइए, ये उसी दूरी से इधर आर्क लगाइए, यहाँ नोक रख करके ऐसे काटिए, उसी दूरी, जितना ये दूरी हो नाप लीजिए, ये उसी दूरी से यहाँ भी काट दीजिए इस प्रकार से। अब जहाँ कटेगा इसको मिला दीजिए ऐसे, हैं, तो ये मिल जाएगी इसकी समांतर रेखा। ये कहीं ऐसे जाएगी, ये ऐसे। ठीक, अब इसको डॉट लाइन से मिला दो, ये मिल गया यहाँ। ठीक, इस बिंदु को हम मान लेते हैं B डैश, ये क्या हो गया B डैश। अब B डैश से ये मिल गया हमारा B डैश, ये हो गया B डैश। ठीक, अब B डैश से क्या करते हैं, BC के समांतर रेखा खींचेंगे। किसके समांतर, BC के समांतर B डैश से अब हमको खींचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जितना ये कोण उतना यहाँ भी बनाना है। उसके लिए यहाँ नोक रख करके ये आर्क लगाओ। ठीक, फिर यहाँ रख करके दूसरा आर्क हो गया। अब ये दूरी नाप लीजिए, नोक रखिए, ये दूरी नाप लीजिए, उसी दूरी से यहाँ भी काट दीजिए। अब इसको B डैश और इससे मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। अब C को आगे बढ़ा दीजिए डॉट लाइन से, तो ये जहाँ मिलेगा ये C डैश हो गया हमारा। ठीक, तो अब हमने खींच लिया क्या, AB डैश C डैश। ये AB डैश C डैश ये जो है समरूप है किसके, ABC के, और किस अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में कह लीजिए, या कह लीजिए कि ये 7/5 गुनी है ना। बस हो गया। तो रचना के पद जैसे जैसे हमने बनाया था वैसे लिखते जाइए। क्या, सर्वप्रथम AB रेखाखंड 7 सेमी खींचा, फिर A से 5 सेमी का आर्क लगाया और B से 6 सेमी का आर्क लगाया। दोनों आर्क एक दूसरे को C पर काटते हैं। ठीक, फिर AB के से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचा, इसको 7 बराबर भागों में बांट दिया। फिर A7B को मिलाया, A7B के समांतर A5B रेखा खींचा, रेखाखंड खींचा। फिर क्या करेंगे कि BC के समांतर B डैश C डैश खींचा। ठीक, BC के समांतर B डैश C डैश खींचा, बस हो गया। और AC को आगे बढ़ाकर C डैश पर मिलता है। इस प्रकार AB डैश C डैश, त्रिभुज AB डैश C डैश व त्रिभुज ABC क्या है, 5/7 के गुनी है। ठीक, AB डैश C डैश ये जो है ABC की 7/5 गुनी होती है। बस, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद इसमें क्या है कि बंटन बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है ना। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि पहले जब वर्गंतराल और बारंबारता दोनों दिया हुआ हो तो पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता। कैसे, 6 लिखिए, इसमें नीचे ऐड कीजिए इसके क्रमशः। तो 9 6 15 और 15 में 12 जोड़िए, कितना मिलेगा, 27, और 27 में 8 जोड़ दीजिए, 35, 35 5 40 10 50, ये आ गया 50। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या इसमें मिल गई 50, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे, पहले निकालेंगे n/2 का मान, है ना। यहाँ पहले लिख दीजिए n बराबर कितना है, यानी टोटल नंबर कितना है, 50। टोटल नंबर कितना है, 50। अब यहाँ से निकालिए n/2 यानी 50/2, कितना आएगा, 25 आया, है ना। तो ये आ गया 25। अब ये 25 किस बारंबारता के अंतर्गत है, यहाँ लिखेंगे 25 संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत, देखिए 25 से अधिक 15 से अधिक है, ये 17, तो इसी के अंतर्गत आएगा। बारंबारता ये 27 के अंतर्गत है। ठीक, तो इसका वर्ग अंतराल क्या बनेगा, 20 और 30, और इसमें बारंबारता f हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से हमको क्या मिल गया, f बराबर 12, ये ठीक। और c बराबर क्या लिखते हैं, c या fc लिखिए, इसको cf लिखिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो CF या C कर लीजिए, 15 हो जाएगा इसी के जस्ट ऊपर, है ना। और इधर ये L होता है, L बराबर 20 और H वर्ग अंतराल कितना बनेगा, H वर्ग अंतराल कितना है, 10 का है, तो H बराबर 10 आ गया। ठीक, अब लगाएंगे सूत्र यहाँ लिख दीजिए, इसको ब्लैक से लगाए है ना। तो माध्यिका के लिए फार्मूला हमने बताया है, जब फार्मूला सब बता रहे थे तो उसमें माध्यिका के लिए क्या होगा, L प्लस H अपान F और यहाँ लिखिए N/2 माइनस C, बस इसी में रख दीजिए। L का मान कितना है, ये 20 प्लस H अंतराल 10 हो गया और F कितना है 12 और ये N 25/N टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर 50 है /2 माइनस C कितना है 15, यहाँ रख दीजिए, सॉल्व करिए इसको, आएगा ये 25। अब ये 2 से काट दो, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। अब ये मिल गया कितना 20 प्लस, अब ये 5/6 और यहाँ कितना हो जाएगी, 25 में से 10 घटा लो ना, यही तो बचा है 25 माइनस 15, तो 25 में से 15 घटा दो। यहाँ से देखिए ये हो गया 20 धन 5 गुणे, अभी घटा लीजिए कितना मिलेगा 10/6, है ना। अब 2 से काट दो इसको, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। अब ये मिल गया देखिए 20, चलिए इसको यहाँ लगाते हैं, ये मिल गया कितना 20 धन 5 × 5 = 25/3। अब 3 से भाग दे दो, कितना मिलेगा 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 1 बचा, दशमलव बढ़ाओ 10 हो गया, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ऐसे आता जाएगा। तो ये मिल गया 20 धन 8.33। अब बस ये मिल गया, जोड़ दीजिए इसमें 20 8 28.33, ये आ गया माध्यिका। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं 7वें का। इसमें क्या है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए। क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है इसको। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ मान लेंगे, माना या वैसे ही माना ना लिख करके x - 1 = a, देखिए x - 1 इसमें भी है, इसमें भी है, y - 2 इसमें भी है, इसमें भी है। तो x - 1 बराबर a तथा y - 2 बराबर b रखने पर, है ना, इसी में रख दीजिए तो क्या मिलेगा 5/a धन 1/b बराबर 2। ठीक, इसको मान लो समीकरण 1, ये हो गया। फिर दूसरा 2/x - 1 की जगह कितना लिखना है 1a, अब -1/b बराबर 1/3, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब यही सॉल्व कर लीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ लीजिए, कितना बनेगा, यहाँ से चलिए यहाँ लिखते हैं, 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, ये 5/a धन 1/b बराबर 2 और इधर 2/a माइनस 1/b बराबर 1/3। अब ये जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट गया, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, कितना 5 2 7/a बराबर कितना मिला। अब इसको जोड़िए 2 धन 1/3। ठीक, अब इसी को सॉल्व करके a का मान निकालो, कैसे 7/a बराबर 3 दूनी 6 1 7, ऐसे होता है ना, 3 दूनी 6 1 7/3। ठीक, अब ये 7 7 काट दीजिए या तिरछा गुणा कीजिए, कितना मिलेगा 7a बराबर 7 3 21, तो a बराबर 21/, ये 7 3 21, a बराबर 3, या डायरेक्ट 7 7 काट दिए, a बराबर 3 आ गया। तो a का मान 3 मिल गया। अब क्या करेंगे, b का मान अब निकालिए। अब क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे, कैसे, a का मान किसी समीकरण में रख दो, यहाँ लिखेंगे a का मान, a का यह मान समीकरण किस में रखें, 1 में या 2 में, किसी में रख दीजिए, 1 में, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में
रखने पर। अब रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रखिए, क्या मिलेगा 5/a की जगह 3 धन 1/b बराबर 2, है ना। यहाँ से मिल गया 1/b बराबर 2 माइनस 5/3। ये 1/b बराबर 3 दूनी 6 माइनस 5/3, 1/b बराबर 1/3, तो b बराबर आ गया 3। ठीक, अब a और b का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, है ना। तो कहाँ, यहाँ जो रखें हम समीकरण 1 नहीं, यहाँ a b वाले में, है ना। तो यहाँ से हमको अतः मिल जाएगा समीकरण, क्या बनाना था इसमें, कह रहा था रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर। अब रैखिक समीकरण युग्म बना लीजिए, क्या मिल जाएगा x - 1। देखिए रैखिक समीकरण युग्म यही हमने बना लिया था, 1 ये दोनों, है ना। अब a का मान 3 जब रखेंगे, यहाँ लिखिए b बराबर a का मान रखने पर, a का मान रखने पर कहाँ रखेंगे, x - 1 बराबर a माना है ना हमने, तो a का मान कितना 3, तो x बराबर 3 माइनस 1 इधर आया +1, तो x बराबर कितना मिल गया 4। ये हो गया आंसर। अब फिर इसी प्रकार से देखिए a का मान मिल गया, इसी प्रकार अब लिखेंगे b का मान रखने पर। अब b का मान रखिए तो क्या मिलेगा, y - 2 है, y - 2 बराबर b है। b का मान कितना हमको रखना है 3, तो यहाँ रख दीजिए 3, तो y बराबर 3, 2 इधर आएगा +2, y का मान आ गया 5। तो देखिए ये y का मान हो गया, ये x का मान हो गया, समीकरण हल हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, 7वें का काका अथवा वाला है। एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेते हैं, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल आ गई। और नाव की चाल भी दिया हुआ है, नाव की चाल दिया है कितना 4 किमी प्रति घंटा, है ना। अब क्या करेंगे, धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, धारा की दिशा में चाल कैसे निकालें, धारा की दिशा, धारा जिस दिशा में, जैसे हवा जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में आप चलोगे तो चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी घट जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी दोनों की चाल जुड़ जाएगी। और हवा इधर चल रही है, साइकिल इधर चला रहे हो, गाड़ी इधर चला रहे हो, जो भी है जा रहे हो दौड़ के, तो दोनों की चाल अगर विपरीत है तो क्या हो जाएगी, चाल कम हो जाती है, चाल कम हो जाती है। और चाल कम हो जाती है यदि, देखिए ध्यान से, साइकिल की चाल ज़्यादा है ना, हवा की चाल कम है, इसलिए साइकिल आगे बढ़ जा रही। हवा की चाल ज़्यादा होगी तो हवा क्या करेगी, उसको बहा ले जाएगी, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे नाव की चाल ज़्यादा है। ठीक है, चूँकि धारा के विपरीत दिशा में भी नाव चल रही है, तो यहाँ हम निकालेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल कितनी हो जाएगी, देखिए नाव की चाल x है और प्लस धारा की चाल भी जुड़ जाएगी। अब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत नाव की चाल या विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 4 माइनस यक्स, यक्स माइनस 4 नहीं होगा, है ना, क्या होगा 4 माइनस यक्स, यानी नाव की चाल में से धारा की चाल घटाएंगे। अब धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर आना है, कुल 8 घंटा लगता है ना। तो धारा की दिशा में जाने में पहले समय निकाल लीजिए, धारा की दिशा में कितना जाना है 12 किमी, 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 12, धारा की दिशा में चाल कितनी है 4 धन यक्स। ठीक, अब क्या निकालेंगे, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत 12 किलोमीटर जाने में समय निकालना ना, चाल तो हम निकाल चुके हैं। धारा के विपरीत 12 किमी जाने में लगा समय, फिर वही दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गई 12, चाल कितना हो गया
4 माइनस एक्स विपरीत दिशा में, है ना। तो कुल समय कितना कह रहा है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल समय कितना होगा। देखिए धारा की दिशा में इतना समय लगा और इतना समय विपरीत, कुल समय प्रश्न में कह रहा है 8 घंटा लगा है। कुल समय कितना लगा है, 8 घंटा लगा। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 12/4 धन यक्स, फिर धन इसी में जोड़िए 12/4 माइनस यक्स बराबर 8 आएगा, है ना। तो ये देखिए 4 से कट रहा है, सब काट देते हैं ना, छोटा हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। तो इसी को लिखिए नीचे, या इसको आगे लिखेंगे या 3 कितना बना 4 धन यक्स और धन 3/4 माइनस यक्स बराबर 2 हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका देखिए अलग अलग है तो इसका क्या करेंगे, हर बराबर नहीं तो गुणा कर लो। तो a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला लगाओ गुणा करने के लिए। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा करो, 4 तियाँ 12 माइनस 3x, फिर 3 गुणा इसमें करो, 4 तियाँ 12 और धन 3x बराबर 2 आ गया, ठीक है। ये प्लस 3x माइनस 3x कट गया, 12 12 कितना आएगा, इसको लिखेंगे या इतना, ये हो गया 12 12 24/16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2। अब ये कितना हो जाएगा 24, तिरछा गुणा कर लो या इसको भी काट दो यहीं, चलो 2 से काट दो, ये आ गया 12, है ना। तो ये मिल गया, देखिए 12, ये कटा 1 ना, तो 12 इधर तिरछा गुणा होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस 12, ठीक है। इसको इधर लाएंगे, देखिए प्लस हो गया, ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस। तो एक्स स्क्वायर 16 में से 12 घटाओ 4, तो एक्स का वर्गमूल ले लो, 4 का कितना आएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, ये आ गया, ठीक है। धारा की चाल कितनी धारा की चाल आ गई x किलोमीटर प्रति घंटा, x किमी प्रति घंटा, ये हो गई धारा की चाल। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर मीनार जो है वो क्या है PQ, अब शीर्ष Q कहाँ है तो P नीचे मानेंगे, Q ऊपर। अब ये भूमि पर स्थित बिंदु क्या है, x है। अब x से उन्नयन कोण कह रहा है कितना, 60 अंश, ये बना लेंगे 60 अंश। अब फिर बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित, 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से q का उन्नयन कोण। अब देखिए y से q का उन्नयन कोण कहा है, तो उन्नयन कोण ऊपर से ही बनता है, इसका मतलब y नीचे ही होगा। तो 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु यहाँ y है और y से उन्नयन कोण बन गया 45 अंश, ये हो गया 45 अंश, ठीक। अब मीनार PQ की ऊंचाई और दूरी PX निकालनी है, तो हम यहाँ मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई PQ ये h है और दूरी PX ये x है, ठीक। अब देखिए यहाँ लिख दीजिए PX, इसको हमने मान लिया x और ये ऊंचाई h, ठीक। अभी देखिए ये 40 दिया हुआ है, तो ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये होगा 40, तो ये भी हो गया 40 मीटर। अब ये x हो गया तो ये भी x होगा, है ना। अब यहाँ से देखिए पूरा ये h है, पूरा h है और ये 40 है, तो h में से ये 40 निकाल दीजिए। h पूरा है उसमें 40 निकालेंगे तो ऊपर बचेगा कितना, ऊपर बच गया h माइनस 40, h में से 40 निकाला गया है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए क्रम से। तो दो त्रिभुज है ना, एक 60 अंश वाला, एक 45 अंश वाला। 60 अंश वाला कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज QPX में। अब देखिए इसमें लंब और आधार दिया तो tan लेंगे, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब h आधार x,
यहाँ मान हो गया कर्डिम 3 यच बटे यक्स, तिरछा गुणा कर लो तो यहाँ यच बराबर आ जाएगा √3 यक्स। समीकरण 1 बना लो। अब दूसरा 45 वाला ले लो। 45 अंश वाला त्रिभुज कौन सा है? क्यू, यहाँ मान लेते हैं आर, तो त्रिभुज क्यू आर वाई में, क्यू आर वाई में देखिए लंब बटे आधार इसमें भी लेंगे, तो ये tan 45 बराबर लंब हो गया यच माइनस 40 और आधार वही यक्स है, तो 45 का मान कितना होता है 1, तो यच माइनस 40 बटे यक्स, तिरछा गुणा कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, यच माइनस 40 बराबर यक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से वही यच का मान यहाँ रख देंगे। समीकरण 1 से यच का मान रखने पर, अब रख दीजिए, क्या मिलेगा, तो जब मान रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा, यच की जगह रखिए कितना, कर्डिम 3 यक्स √3 यक्स माइनस 40 बराबर यक्स। पक्षांतर कर लीजिए, कर्डिम 3 यक्स, इसको इधर लाइए माइनस यक्स बराबर 40। ठीक है, यक्स ले लो कॉमन, तो क्या मिला √3 - 1 = 40। अब यहाँ से यक्स बराबर आ गया 40 बटे कर्डिम 3 - 1। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए परिमेयीकरण कर लीजिए, माइनस है तो प्लस से गुणा करिए, कर्डिम 3 + 1 ऊपर हो गया और वही नीचे भी कर लो, कर्डिम 3 + 1। अब क्या करेंगे, ये देखिए आया 40 कर्डिम 3 + 1। अभी देखिए a - b a + b क्या होगा, a² - b², a² यानी √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, है ना। तो यहाँ से अब हमको यक्स बराबर क्या मिला, यक्स बराबर यहाँ से मिल गया 40 √3 + 1/2। अब 2 से काट दीजिए, कितना मिल गया 20, 2 से भाग दीजिए, 2 दूने 4, 20 हो गया ना। तो यक्स का मान यहाँ कितना आया 20 कर्डिम 3 धन 1। ठीक, अब यहाँ से यक्स का मान हमने निकाल लिया, यही उत्तर लिख सकते हैं ना, या तो सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो। ठीक, तो ये हो गया यक्स। अब यच का मान कितना हो जाएगा, यही मान समीकरण 1 में रख करके यच का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो या तो इसको सॉल्व कर लो, 20 कर्डिम 3 का मान 1.7 धन 1, कर्डिम 3 का मान 1.73 होता ना, या 1.7 रख रहे हैं हम, तो यहाँ हो गया 20 गुणे 2.7, 1 1 2 हो जाएगा। अब 2 से गुणा कर लीजिए तो कितना बनेगा 0, 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 1 5, 1 अंक दशमलव लगा दीजिए, आ गया 54, यक्स बराबर 54 मीटर। ठीक, यक्स बराबर 54 मीटर। अब ऊंचाई निकालिए, देखिए दूरी मिल गई ना, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ दूरी यक्स बराबर इतना। अब निकालनी है ऊंचाई हमको, यहाँ लिखिए ऊंचाई यच बराबर कितना है √3 यक्स, √3। अब यक्स का मान कितना 54, तो ये आ गया कितना 1.7 गुणे 54, तो इसका गुणा करेंगे तो लगभग आ जाएगा 92 मीटर। ठीक, तो ये हो गई ऊंचाई। ये हो गया हमारा सवाल ख़त्म। ठीक, ये हमने प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा का 2022 का पहला सेट पूरा कर लिया है। और अगला अथवा करके इसमें है, एक क्या है कि एक क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु ए से उसी तल पर मीनार के उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यही सवाल है ना, यही सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमने पूरा कर लिया, इसके बाद अगले वीडियो में हम अगला सेट सॉल्व करेंगे। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।